हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था? मोशन इन वन प्लेन एंड मोशन इन वन डायमेंशन। पहले हमने डिस्कस किया था मोशन इन वन डायमेंशन, फिर हमने डिस्कस किया मोशन इन वन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशंस। और मोशन इन टू डायमेंशंस को सीखने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी किसकी? वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स भी हम लोग सीख चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे, यही सीखा है। एक्सेलरेशन मेजर किया है एंड कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना ही कुछ सीखा है। तो ये तो हम लोग मैथ्स में जो सीखते थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में वही चीज आ गई है। एक नया कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्सेलरेशन का था, बट उसके अलावा जो मैथ्स में हम लोग 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, अगर स्पीड दिया है तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ रिलेशन दिया है स्पीड डिस्टेंस में तो कैसे निकालेंगे, कितना देर लगेगा, कितना ज्यादा समय लगेगा, कितना कम समय लगेगा। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे थे, है ना। ऑल दो फिजिक्स में घुस चुके हैं हम लोग, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे थे अब तक। अब एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है इस चैप्टर से, इसी चैप्टर से फिजिक्स की बात होगी अब। तो चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ मोशन। मोशन किसको बोलते हैं? मोशन बोले तो मूवमेंट है ना। मतलब वही फिर से स्पीड वेलोसिटी इसी सब की बात होगी। वेलोसिटी या स्पीड एंड फिजिक्स में बोले तो एक्सेलरेशन, इसी सब की फिर से बात होने वाली है। तो इसमें नया क्या होने वाला है? इसमें इस चैप्टर में इसके लॉ की बात करेंगे। लॉ किसको बोलते हैं? जो बेसिक रूल होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिसको फॉलो करना होता है, उस टाइप के लॉ की बात करेंगे। तो क्या होता है ऐसा लॉ इस तरह की बात करेंगे कि एक्सेलरेशन ये कहां से आएगा। अभी तक तो हमने बता दिया था कि इतना एक्सेलरेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इतना है, अभी तक तो ये बता दिया था बस। उसके अलावा कुछ भी बात नहीं की थी कि एक्सेलरेशन कहां से आएगा। बात हुई थी क्या? तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में कि एक्सेलरेशन जिसकी अब तक हम लोग बात कर रहे थे, या जिस स्पीड वेलोसिटी की बात कर रहे थे, वो स्पीड या वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहां से आने वाला है। कोई ना कोई तो कारण होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे मेरे हाथ में ये पेन है रखा हुआ, ये मेरे हाथ में पेन है एंड अचानक से चलने लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको हिलाऊंगा तभी तो हिलेगा। इस पेन से अगर मैं लिखूंगा तभी तो लिखेगा ना। ए बी कुछ भी अगर मैं लिखूंगा तभी तो लिखेगा, अपने आप तो नहीं लिखा जाएगा। लिखने के बाद अगर मैं मिटाऊंगा तभी तो मिटेगा ना। तो देयर शुड बी वन रीजन, कोई कारण होना चाहिए। अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका एक कारण होना चाहिए। तो उसी कारण की बात करेंगे इसमें हम लोग, उसी कारण की बात करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया यहाँ पे? एक्सटर्नल एजेंसीज, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जैसे ये मेरे हाथ में है, पेन मेरे हाथ में है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा। ये पेन मेरे हाथ में जैसे ही मैं छोड़ दूंगा नीचे गिरेगा। तो इसके ऊपर कोई तो कारण रहा होगा नीचे आने के पीछे। मैंने छोड़ दिया तो कोई तो कारण और रहा होगा नीचे आने के लिए। कौन सा कारण था वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है सभी को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स कहीं से भी दूर से भी लग जाती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैं छोड़ूंगा ये गिर जाएगा नीचे। तो किसने लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ ने लगाया। अर्थ ने फोर्स तो लगाया, बट क्या अर्थ टच में आया ऑब्जेक्ट के? बिना ऑब्जेक्ट के टच में आए हुए अर्थ ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया। सेम हैपेंस विद द मैग्नेट। मैग्नेट अगर मैं हाथ में पकड़ूंगा, कॉइन को ऊपर खींच सकता है, वो कॉइन को ऊपर खींच सकता है। तो वो बिना टच किए भी काम कर सकता है, फोर्स लगा सकता है।
एंड टच करने से तो फोर्स लग ही सकता है। जैसे मैं हाथ पे पेन पकड़ रखा हूँ, मेरा हाथ इस पेन को टच कर रहा है, टच करने से भी फोर्स लग सकता है। मैं इसको इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, इट्स ऑन मी। मैं जिधर फोर्स लगाऊंगा उधर ये पेन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को टच करके भी उसके ऊपर फोर्स लगाया जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट को बिना टच किए भी फोर्स लगाया जा सकता है। बट इन एवरी केस देयर इज वन एक्सटर्नल एजेंसी, एक एक्सटर्नल एजेंसी होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। कोई एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी होना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। EXT स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है? एक्सटर्नल फोर्स। जब भी फोर्स होगा तभी कोई ना कोई एक्शन होगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कांटेक्ट विद द बॉडी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड सो ऑन। टच करके भी फोर्स लगा सकते हैं, बिना टच किए भी फोर्स लगा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने से उसमें मोशन पैदा हो सकता है ना? When the force will lead to motion, one force will give rise to some kind of motion. तो यदि फोर्स होगा तभी मोशन होगा और तभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इन सब की बात होगी जो हम लोग पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। बट नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? फिक्स्ड स्पीड। फिक्स्ड स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड स्पीड से चलने के लिए क्या किसी फोर्स की जरूरत होती है? कोई जरूरत होती है फोर्स की? क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन के ऊपर साइंटिस्ट पता नहीं कितने 100 साल से सोच रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का नाम सुना है? इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एरिस्टोटल का नाम सुना है सभी ने? ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, जो कि 384 बीसी में जिसका जन्म हुआ था, 322 बीसी तक हुआ था। He held the view that if a body is moving, something external is required to keep it moving. उसका सोचना था कि यदि एक बॉल फर्श पे जा रही है, ये दिस इज द फ्लोर, एंड इस फ्लोर के ऊपर अगर एक बॉल मूव कर रहा है, फिक्स्ड स्पीड से भी मूव कर रहा है अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से, तो देयर इज वन फोर्स रिक्वायर्ड। देयर इज वन फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग। अगर फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ऐसा अरिस्टोटल ने कहा था। अगर फोर्स नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, मतलब नो फोर्स मींस नो मोशन। क्या लगता है, ठीक कहा था इन्होंने या गलत कहा था? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अपने समय के सबसे बड़े थिंकर थे, सारे लोग इसकी बात सुनते थे। एंड उसने ऐसा कहा था, नो फोर्स मींस नो मोशन। हम लोग देखते भी ऐसा ही है। अगर किसी चीज को, बॉल को रोल कर दें फर्श पे, जमीन पे अगर एक बॉल को रोल कर दिया जाए, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा। यदि बहुत ताकत से हवा में किसी चीज को फेंक दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद वो भी रुक जाता है, रुक जाता है ना? बाइक चलाते चलाते अगर इंजन को बंद कर दिया जाए तो बाइक थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। कहीं भी देख रहे हैं, अगर जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगना बंद होता है, थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाती है। यही उसने भी देखा था, यही उसने भी देखा था कि अगर कोई फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फैन चल रहा है अभी, जैसे ही लाइट जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो फैन को रोटेट कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, तो फैन धीरे धीरे रुक जाएगा। रुकेगा ना? ऐसा तो नहीं होता है कि एक बार फैन चला दिया हमेशा के लिए चलता रहेगा, होता है कैसा? नहीं होता है। तो नो फोर्स मींस नो मोशन, ऐसा अरिस्टोटल ने कहा था। अगर फोर्स नहीं है तो कोई भी चलती हुई ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे जाकर के रुक जाएगी। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट बट नो बट नो गैलीलियो फिर उसके बाद आए। उसके बाद अरिस्टोटल के बाद गैलीलियो आए, जो हम लोग के फेवरेट साइंटिस्ट हैं। हम लोग जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम गैलीलियो।
स्टार्टेड फ्रॉम गैलीलियो। उसके बाद न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने इसको बहुत आगे लेके गए थे, बट बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो गैलीलियो का ही था। हाउ टू मेजर स्पीड, हाउ टू मेजर वेलोसिटी, मैंने बताया था ना, हाउ टू मेजर वेलोसिटी, हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन, कैसे मेजर करना है, ये सब भी गैलीलियो ने बताया था। और उसके बाद मेजर करने के बाद न्यूटन अंकल ने बहुत सारी बातें उसके ऊपर और ऐड की, सारे इक्वेशंस उन्होंने बनाए थे। लॉस ऑफ मोशन भी न्यूटन के ही आएंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा गैलीलियो का होता है। गैलीलियो ने यह प्रूव किया कि अरिस्टोटल ने जो कहा था वो गलत था। क्या गलती कर दी थी अरिस्टोटल ने, और ये कैसे प्रूव किया? तो पहले उसके लिए स्टडी किया, गैलीलियो ने बहुत अच्छे से स्टडी किया। एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इंक्लाइंड प्लेन लिया, अगर इस पे बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ रोल किया जाए तो स्पीड बढ़ेगी, जैसा कि हम लोग देखें स्पीड बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आना है स्पीड बढ़ते चली जाएगी। एक हिल के ऊपर से अगर बाइसिकल साइकिल कभी चलाए होगे, हिल से नीचे आते के समय स्पीड बढ़ते जाती है, फिर ब्रेक मार के रुकना पड़ता है। तो नीचे आते समय कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और स्पीड बढ़ जाती है। ऊपर जाने के समय क्या होता है? जब हम लोग किसी बॉल को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ रोल करते हैं तो ये थोड़ी देर जाने के बाद रुक जाएगा एंड फिर यहां से वापस आने लग जाएगा नीचे। ऐसा ही होता है, सभी को पता है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हो या ऐसे सीधा ऊपर फेंक दो किसी चीज को, थोड़ी दूर तक ये ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आने लग जाएगा। कैलकुलेशंस हम लोग कर चुके हैं बहुत तरह के, कितनी देर कितना दूर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितनी देर के बाद वापस आएगा, टाइम कितना लगेगा एंड सो ऑन, बहुत सारे कैलकुलेशंस हम लोग कर चुके हैं। बट द थिंग इज, ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल के ऊपर लग रहा है जो नीचे की तरफ खींच रहा है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये बॉल नीचे की तरफ आ जाएगा। ये तो इंक्लाइन प्लेन पे चलो ठीक हो गया, बट व्हाट विल हैपन अगर समतल प्लेन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब टेबल के जैसे फ्लैट सरफेस, अगर फ्लैट सरफेस हो और उस पे बॉल को रोल कर दिया जाए तो क्या होगा? फ्लैट सरफेस पे बॉल को रोल करने से क्या होगा? बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, बट कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। यही तो अरिस्टोटल ने भी देखा था, यही चीज गैलीलियो ने भी देखी थी कि ये बॉल कहीं ना कहीं जा करके बहुत दूर तक जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन पे जितनी दूर जाता है उससे बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, बट जाने के बाद ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं, है ना? ऑफ कोर्स रुकना ही चाहिए, और कुछ तो होना नहीं चाहिए। और ये इंक्लाइंड प्लेन, ये तो था सिंगल इंक्लाइंड प्लेन की बात, है ना? इन सबको गैलीलियो ने स्टडी किया, इन सब को स्टडी किया एंड स्टडी करके फिर आके उसने कंक्लूड ये किया कि अरिस्टोटल ने गलत कहा था। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सिंगल इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग देखे, नीचे की ओर जाएगा तो स्पीड बढ़ते जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड घटते घटते कहीं पे रुक जाएगा एंड वापस नीचे की ओर जाएगा। फ्लैट सरफेस पे अगर जाएगा तो काफी दूर तक बॉल चला जाएगा, बट समहाउ इट विल गो फॉरवर्ड एंड स्टॉप। अगर दो इंक्लाइंड प्लेन को एक साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इधर से भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, बीच में थोड़ा सा फ्लैट सरफेस है, तो क्या होगा? अगर बॉल को यहां से छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये टू इंक्लाइंड प्लेन्स का केस है, टू इंक्लाइंड प्लेन्स। क्या होगा? बॉल यहां से स्टार्ट करेगा, ये फ्लैट सरफेस पे आएगा, फ्लैट सरफेस को कवर कर लेगा एंड देन वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगा एंड कितने ऊपर तक जाएगा? बॉल कितने ऊपर तक जाएगी? जो ओरिजिनल हाइट था उसी हाइट तक बॉल जाएगी। जो ओरिजिनल हाइट थी जो ओरिजिनल हाइट बॉल की थी, इसी हाइट पे बॉल जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये जो ओरिजिनल हाइट थी इसके ऊपर बॉल नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती। ऐसा गैलीलियो ने स्टडी करके पाया था। कैसे कंफर्म किया? तो उसने दो इंक्लाइंड प्लेन लगाए, दोनों का स्लोप अलग अलग रखा, दोनों का स्लोप अलग अलग रखा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, तो क्या हुआ? डिस्टेंस अब ज्यादा हो गया। बॉल जो यहाँ पे रुक जा रही थी पहले, बॉल जो पहले यहाँ पे रुक जा रही थी वो अब और आगे की ओर चली गई, यहां तक आ गई। लेकिन
लेकिन इन सब कुछ में हाइट जो था वो सेम रहा बॉल का। जो ओरिजिनल हाइट था उसी हाइट तक बॉल गया, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, उससे नीचे भी नहीं रहता है, उसके बराबर तक पहुंच जाता है, बराबर तक पहुंच जाता है। एंड ये सब कुछ तभी होता है जब हम लोग का ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ना बहुत स्मूथ हो, बहुत स्मूथ हो, चिकना हो बिल्कुल। रफ सरफेस अगर होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा, तो कुछ और होने लग जाएगा। रफ सरफेस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस पे अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा होगा। तो गैलीलियो ने फिर सोचा कि अगर इसकी हाइट को और कम कर दिया जाए, इसको हाइट इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइन को कम करते करते फ्लैट अगर कर दिया जाए इस तरह से, तो क्या होगा? तो ये बॉल बहुत दूर तक चली जाएगी, बॉल बहुत दूर तक चली जाएगी फिर इधर से, है ना। जैसे ये नीचे आएगी, यहाँ पर आते आते इसका कुछ स्पीड हो जाएगा और फिर उसी स्पीड से बॉल बहुत दूर तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसको अपने ओरिजिनल हाइट तक जाना था, इस हाइट से स्टार्ट हुआ था, इसी हाइट तक जाना था और हाइट मिल नहीं रही है, तो ये बॉल काफी आगे तक चली जाएगी, काफी आगे तक जाएगी बॉल। तो इन सब से क्या कंक्लूड किया उन्होंने, गैलीलियो ने क्या क्या रिजल्ट पे आया इन सारे एक्सपेरिमेंट से? इन सारे एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया वह था गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। उसका नाम दे दिया गया गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये लॉ? सबसे स्टार्टिंग में यही आता है, जब भी मोशन की बात करेंगे, जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, तो सबसे रूट में यही आता है, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहली चीज यही है। क्या बोलता है ये लॉ? Every body continues to be in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless otherwise compelled by some external force to act otherwise. यूनिफॉर्म मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो रुका रहेगा। अच्छा, जैसे ये पेन यहाँ पे है, अगर बिना किसी कारण के हिलेगी नहीं, अपने जगह पे स्थिर रहेगी। एक तो रेस्ट की बात भी की, उसके साथ दूसरा कंडीशन भी लगा दिया, ऑल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी है कुछ लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब नो एक्सेलरेशन, फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड वेलोसिटी या स्पीड, दोनों ही कंडीशन में स्टे करेगी बॉडी, दोनों ही कंडीशन में रुकना चाहेगी। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या रेस्ट अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। जब तक बाहर से कोई फोर्स लग करके उसको चेंज करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, फोर्स विल फोर्स यू टू डू समथिंग, है ना। फोर्स फोर्स विल फोर्स यू टू डू समथिंग। जैसे अगर फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, फोर्स के कारण कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो या तो वो यूनिफॉर्म नो मोशन पे रहेगा, नो मोशन, नो मोशन या फिक्स्ड वेलोसिटी। ये दोनों कब होता है? व्हेन देयर इज नो फोर्स, जब फोर्स नहीं लग रहा है तो ये दोनों चीजें होंगी। अब देखो वापस से गए इंक्लाइन प्लेन, फ्लैट सरफेस पे ऑब्जेक्ट काफी दूर तक जाएगा, फ्लैट सरफेस पे बहुत दूर तक जाएगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, फ्लैट सरफेस है, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स, कोई दूसरा आदमी टच भी नहीं कर रहा है उसको, तो इट विल कंटिन्यू विद फिक्स्ड स्पीड, फिक्स्ड स्पीड से ये चलता जाएगा। सेम हियर, यहां से नीचे आने में कुछ स्पीड इसको मिल गई है बॉल को, नीचे आने में फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस बॉल का स्पीड आ चुका है, यहां तक में कुछ स्पीड जब आ चुका है तो उसी फिक्स्ड स्पीड से ये बॉल आगे तरफ चलता जाएगा, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं है। रुकने के लिए कोई फोर्स चाहिए इसको फिर से, रुकने के लिए कोई फोर्स इसको फिर से चाहिए। तो हम लोग एक्चुअली जो देखते हैं लाइफ में कि कहीं जाकर के रुक जाता है, हमेशा के लिए तो नहीं चलता रहता है, हमेशा के लिए तो नहीं चलता है। तो गैलीलियो ने यही कहा था कि इस बॉल के ऊपर एक फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा होगा जिसके कारण ये रुकेगा।
आइस स्केटिंग किया देखा है, जानते हैं सबको, हम लोग इंडिया में कभी कर तो नहीं सकते हैं आइस स्केटिंग। आइसी सरफेस पे, आइस वाले सरफेस पे देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता है तो बहुत देर तक चलते रहता है। अगर कोई भी उस पर अगर एक बार स्लिप करना या स्केट करना स्टार्ट कर देता है तो वो चलता रहता है बहुत दूर तक, बहुत दूर तक चल जाता है, रुकता नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। तो यही गैलीलियो ने कहा था। Every body continues to be in state of rest or of uniform motion in a straight line। देखो in a straight line भी होना चाहिए, यहाँ पे लाइन भी चेंज नहीं होगा। in a straight line, लाइन चेंज होने के लिए क्या चाहिए? लाइन चेंज होने के लिए हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए। वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब कुछ फोर्स चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो सकता है विदाउट फोर्स के। विदाउट फोर्स यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पॉसिबल है, अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। ये था हम लोग का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, गैलीलियो का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था, उसी को न्यूटन ने बहुत अच्छे से फॉर्मलाइज कर दिया। क्या कहा? ये न्यूटन का स्टेटमेंट यह था, ये चीज गैलीलियो ने कही थी, ये चीज गैलीलियो ने कही थी, उसी को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया। गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया इज सेम एज, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया is same as Newton's first law of motion। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। लैंग्वेज की थोड़ी सी फर्क है, जैसे बोलने वाले का बोलने वाला बदल गया तो लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। तो व्हाट डिड गैलीलियो से? गैलीलियो न्यूटन ने कहा था, क्या कहा था? द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन। दोनों में एक्सेलरेशन जीरो होता है ना? या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। देख रहे हो हम लोग कहां से कहां पे आ रहे हैं। हम लोग स्पीड की बात नहीं करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे। स्पीड से अभी कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन से हमें मतलब है। बोथ इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन देयरफॉर बी सिंपली बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को? If the net acceleration, net external force on a body is zero, its acceleration is zero। या उल्टा भी होगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ ओनली इफ देयर इज ए एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। दोनों ही बातें होंगी। गैलीलियो ने तो सिर्फ कह दिया कि कब रेस्ट पे होगा, कब मोशन में होगा। गैलीलियो ने सिर्फ कह दिया कि कब रेस्ट में होगा, कब मोशन में होगा, बट हम लोग के फॉर्मूला में कैसे फिट होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस के फॉर्मूला में कैसे फिट होगा, तो वहां पे एक्सेलरेशन की हम लोग को जरूरत है। तो न्यूटन ने बताया सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर जीरो एक्सेलरेशन है मतलब जीरो फोर्स है। विच फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। एंड ये नेट एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। नेट, अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स लग रही है तो उसका टोटल निकालने की जरूरत है हमें। नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को जीरो चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। बस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इतना ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इतना ही है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, फिर कहां कहां पे इस लॉ को हम लोग लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट एक टेबल पे अगर एक बुक रखी हुई है ना, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना होगा वो फोर्स? m इंटू जी होगा। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? बात समझ में आ रही है?
अभी अभी हमने बताया कि जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में रहेगा, एंड अगर उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो वो रेस्ट में नहीं रह सकता है, उसमें मोशन होना चाहिए। लेकिन ये टेबल पे जब रखा हुआ है, बुक टेबल पे बुक रखी हुई है और इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, तो गिर क्यों नहीं रही बुक नीचे की तरफ? बोलोगे टेबल पे रखा है इसलिए नहीं गिरा, बट टेबल से हमें कोई काम नहीं है। हम लोग अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हाई? बिकॉज बिकॉज हम लोग फिर कहते हैं कि टेबल के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है बुक, है ना, बुक टेबल के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, एंड द टेबल इटसेल्फ एक्सर्ट्स अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द बुक। बुक के ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, एन, नॉर्मल फोर्स। एंड दिस नॉर्मल फोर्स ये किसके बराबर होना चाहिए? m इंटू जी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है ना, कुछ कुछ याद तो है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही ये एक्शन एंड रिएक्शन हो जाता है। एम जी फोर्स जो है बुक के ऊपर अर्थ ने लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इस टेबल में लगा दिया ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, जो कि एम जी के बराबर होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाता है? नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एन, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, सो दिस इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई द टेबल स्टेज ऑन द दैट्स व्हाई द बुक स्टेज ऑन द टेबल। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार का, और एक दो एग्जांपल्स और भी देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, बाय बाय।